नेहा और काजल दोनों ही बचपन की सहेलियां थी जो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानती थी और दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई भी साथ में ही पूरी की थी। नेहा थोड़ी तेज किस्म की लड़की थी और हर वक्त आगे रहना चाहती थी, तो वहीं काजल मासूम और सीधी सादी लड़की थी जो अपने से ज्यादा अपनों को खुद से आगे देखना चाहती थी। नेहा और काजल की शादी एक ही घर में हो जाती है, जहां उनकी सास उनका गृह प्रवेश करवाकर उनसे कहती है, बहू, मैंने तुम दोनों का कमरा सजा दिया है। और हाँ, मैं एक बात तुम दोनों को बताना भूल गई थी। क्या माँ जी? हाँ मम्मी जी, क्या बताना भूल गए आप? अरे नहीं नहीं नेहा बहू, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा मम्मी जी, आप क्या बताना भूल गई थी माँ जी? इस घर में 2 फ्लोर है। अब तुम दोनों खुद फैसला कर लो कि किसे ऊपर वाला कमरा चाहिए और किसे नीचे वाला, क्योंकि मेरी तो उम्र हो गई है बेटा। मैं तो ऊपर नीचे पूरा दिन चक्कर काट नहीं सकती, इसलिए तुम दोनों ऊपर नीचे बांट लो कि किसे कहाँ रहना और किसे कहाँ नहीं। अरे कोई बात नहीं माँ जी, अब आपकी बहू आ गई है, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रसोई नीचे है, अगर मैंने नीचे वाला कमरा लिया तो मुझसे ही बार बार काम करवाया जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं ऊपर वाला कमरा ले लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी बताओ, किसे कौन सा कमरा चाहिए? नेहा तुम बताओ, तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए? अरे पर तुम... नहीं नेहा, तुम इस घर की छोटी बहू हो और साथ के साथ मेरी बचपन की फ्रेंड भी हो। तुम बताओ तुम्हें कौन सा फ्लोर चाहिए? अब तुम मुझसे पूछ ही रही हो ना, तो मैं बता ही देती हूँ कि मुझे ऊपर वाला कमरा चाहिए। मेरे बहुओं के प्यार को किसी की नजर ना लगे। ठीक है छोटी बहू, तुम ऊपर वाला कमरा ले लो और बड़ी बहू तुम नीचे वाला कमरा ले लो। पर मैं तुम दोनों को एक बात बता दूं, ऊपर नीचे दोनों जगह ही रसोई है। क्या? हाँ बहू, दोनों जगह रसोई है। जो इस घर को सही ढंग से चला पाएगा उसको इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ मिलेंगी। आप बेफिक्र हो जाइए माँ जी, मैं और नेहा सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, मुझे तो सब बनाना आता है। मैं तो बहुत अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी आपको। देख ले बड़ी बहू, तेरी दोस्त को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। कहीं ऐसा ना हो वो अच्छा खाना खिलाकर घर की सारी जिम्मेदारियाँ अपने हाथों में ले ले। माँ जी, हम दोनों दोस्त हैं, किसी भी एक के हाथ में जिम्मेदारी जाएगी तो हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। क्या मम्मी, आप भी अभी से भाभी को डराने में लगी हो? भाभी, आप ना माँ की बात का बुरा मत मानना, वो माँ की ना थोड़ी आदत है मजाक करने की। कोई बात नहीं दीदी, माँ जी को पूरा अधिकार है हमारे साथ मजाक करने का। सभी लोग हंसने लगते हैं। बहू, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। इस तरह सभी सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं और अगली सुबह दोनों ही सहेलियां नेहा और काजल की पहली रसोई होती है, जिसको लेकर परिवार काफी खुश होता है, जहां कांता अपनी दोनों बहुओं को उनकी रसोई दिखाती है। काजल बहू, क्योंकि तू नीचे रुकी है इसलिए नीचे की रसोई तेरी है। यहाँ पर फ्रिज और बाकी सारा सामान रखा है, और बहू कुछ समझ ना आए तो मुझे बुला लेना। ठीक है माँ जी। छोटी बहू, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तूने लिया है इसलिए ऊपर की रसोई तेरी। ओके मम्मी जी। चल मैं तुझे रसोई दिखाती हूँ। कांता सीढ़ियों पर चढ़कर नेहा को ऊपर ले जाती है और उसको रसोई दिखाते हुए साथ में काजल भी अपनी दोस्त और अपनी देवरानी के साथ ऊपर जाती है। और भाई जाए भी क्यों ना, आखिर दोनों बचपन के दोस्त जो ठहरे। नेहा बहू, ये तेरी रसोई, तो मेरा काम तो पूरा हुआ। मैंने तुम दोनों को रसोई दिखा दी है। काजल, अब तू जा खाना बना। छोटी बहू, खाना बनाने के लिए सब्जी और पानी भी चाहिए ना, वो तो नीचे वाली रसोई से जाकर ले आना। क्या? अरे वो क्या है ना, ऊपर की रसोई अभी शादी के टाइम ही बनवाई है और इसमें थोड़ा बहुत काम करना बाकी है, इसलिए पानी का कनेक्शन अभी हुआ नहीं है। तुम जाकर नीचे से ले आओ। लो कर लो बात, ये कहाँ फंस गई मैं? क्या क्या, तूने कुछ कहा क्या बहू? नहीं मम्मी जी, मैं क्या बोल रही थी। ठीक है फिर, बाकी यहाँ मसाले बर्तन सब कुछ है, तो तुम बनाओ खाना और तुम्हारी सास जरा मॉर्निंग वॉक करके आती है, ठीक है? ठीक है माँ जी। ओके मम्मी जी, आप देखते जाइए आपकी ये बहू आपके लिए कितना अच्छा खाना बनाती है। कांता अपनी दोनों बहुओं को उनकी रसोई दिखाकर खुद की सहेलियों के साथ मॉर्निंग वॉक पर चली जाती है, जहां एक तरफ अपनी रसोई में आराम से खड़ी होकर काजल खाना बना रही थी, तो वहीं नेहा जब खाना बनाने जाती है तो देखती है कि ऊपर ना तो सब्जी है और ना ही पानी, सब कुछ नीचे है, जिसके चलते वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे रसोई में जाती है और कुछ सब्जियां और पानी लेकर फिर से सीढ़ियां चढ़ती है। हे भगवान, कितनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ।
मैं तो थक गई। अब नेहा ऊपर जाकर खाना बनाने की तैयारी करती है, पर आज से पहले उसने कभी खाना बनाया ही नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि खाना कैसे बनाए। मैंने मम्मी जी से तो कह दिया कि मैं उन्हें बहुत टेस्टी खाना बना कर खिलाऊंगी, पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता है। पर क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो इंटरनेट से सीख लूंगी। नेहा इंटरनेट से खाना बनाने की रेसिपी देख लेती है। जिससे सारी रसोई में खाना बिखर जाता है, साथ में बाकी का खाना जल जाता है। वो रसोई को साफ करती है और जो बचा खुचा खाना होता है उसको निकाल लेती है। वहीं नीचे रसोई में काजल अपने पूरे परिवार के लिए हलवा, पूरी, पनीर की सब्जी और छोले भटूरे बना लेती है और लास्ट में रोटी बनाते हुए खुद से कहती है, सब कुछ कितनी आसानी से बन गया। अच्छा हुआ मैंने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी शादी से पहले, नहीं तो आज मेरा क्या होता। और उससे भी ज्यादा अच्छा तो ये हुआ कि माँ ने भी मुझे घर में अच्छी ट्रेनिंग दे दी खाना बनाने की, जिस वजह से मैं और भी ज्यादा माहिर हो गई खाना बनाने में। और अगर मैंने माँ की बात नहीं मानी होती, क्लासेस ज्वाइन नहीं करी होती और घर में नहीं सीखा होता, तो आज तो मेरा कल्याण ही हो जाना था। चलो अब खाना तो बन ही गया है, अब परोस भी देती हूँ। इतना बोलकर काजल खाना लेकर किचन से बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तो वहीं दूसरी ओर हमारी उदास नेहा अपनी हालत सुधार कर अपना जला हुआ खाना लेकर नीचे आ रही होती है और बेचारी पैर फिसलने की वजह से सीढ़ियों से भी गिर जाती है और सारा खाना भी गिर जाता है। नेहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं जी, मैं ठीक हूँ, पर मेरा खाना गिर गया। मैंने इतने प्यार से सबके लिए बनाया था। बहू कोई बात नहीं, खाना ही तो था और बड़ी बहू ने तो खाना बना रखा है। और वैसे भी आज तुम दोनों की पहली रसोई थी जो कि हो गई। सीढ़ियों पे बार बार ऊपर नीचे करते करते तुम थक गई होगी और तुम्हारा ध्यान भी नहीं होगा कि घर की सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची हैं। इस तरह खुद और खाने को गिराकर नेहा अपना झूठ सामने आने से बचा लेती है और अब सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद पहली रसोई में कांत अपनी दोनों बहुओं को उनका नेक दे देती है। आज मैं अपनी नेहा भाभी के हाथ का खाना नहीं खा पाई तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी भाभी आप ये गिफ्ट रख लीजिए मेरी तरफ से। और काजल भाभी ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से मेरी दोनों बहुओं को ये नेक। पर हाँ बड़ी बहू, कहना पड़ेगा तुम्हारा खाना बनाने का तरीका और हुनर वो तो किसी बावर्ची को भी फेल कर देगा। हाँ भाभी, मम्मी ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और हाँ नेहा, तुम्हारे हाथ से बस एक मौका गया है, अभी और भी मौके आने बाकी हैं। हाँ हाँ, क्योंकि हमारी माँ ना खाने की शौकीन है। सभी लोग हंसने लगते हैं। आज तुम दोनों को 2 मौके और मिलेंगे। लंच और डिनर दोनों बनाओगी तुम। और छोटी बहू, दिन में लंच तू ही बना लेना। हे भगवान, लगता है मेरा पीछा इतनी जल्दी नहीं छूटने वाला। ठीक है मम्मी जी, क्या बनाना है खाने में? खाने में दाल मखनी, पोहे और लच्छा पराठा बना लेना। और मीठे में गुलाब जामुन भी सही है। मैं मंदिर जा रही हूँ, वहाँ कीर्तन है। इस तरह पूरा परिवार खाना खाकर अपने अपने कामों में लग जाता है। देखते ही देखते आधा दिन बीत गया। क्योंकि खाने की डिमांड कांता ने अपनी छोटी बहू से की थी, इसलिए एक बार फिर से सीढ़ियों से नीचे उतर कर नेहा सारा सामान ऊपर ले जाती है। लेकिन वो इस बार अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है। माँ, मुझे तो लगा था कि खाना बनाना बहुत आसान है, पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आ रहा। अब आप मुझे वीडियो कॉल पर ही बताओ कि कैसे खाना बनाऊं। मुझे पोहे, लच्छा पराठा, दाल मखनी, गुलाब जामुन सब बनाना है। बेटा, पहले एक काम कर, पराठे के लिए ना थोड़ा सा आटा छान ले, और जो पोहा है ना उसके लिए तो एक कटोरी में ना चूरा बना के भिगो कर रख दे। और कुकर में 2 कटोरी काली दाल, थोड़ा सा पानी, आधा चम्मच नमक और थोड़े से मसाले डालकर गैस पे चढ़ा के रख दियो। और एक काम करियो, गुलाब जामुन जो है ना वो बाहर से मंगा लियो, सही रहेगा। अरे मैं भी तो पागल हूँ, तुझे ऐसे थोड़ी समझ आएगा। एक काम करती हूँ, मैंने तुझे स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ और तुम वैसे ही करियो। जैसे जैसे सुनीता बोलती है नेहा वैसे ही करती है और उसकी माँ के फोन में बैटरी कम होने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर दोबारा नहीं लग पाता। अब मैं क्या करूँ? कॉल भी नहीं लग रही, वीडियो कॉल पर बात भी नहीं हो रही। एक काम करती हूँ, 2 सीटी लगने पर बंद कर दूंगी। और एक बार फिर से नेहा खुद से खाना बनाने की कोशिश करती है और पूरी रसोई फैल जाती है और उससे खाना नहीं बन पाता। और दोपहर में जब कांता घर आती है तो कांता के आते ही काजल अपनी सास को चाय और समोसा खाने को देती है और एक्टिंग करते हुए नेहा नीचे आती है और बहाने करने लगती है। माँ जी माफ करना, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं ऊपर नीचे नहीं चढ़ पा रही, इसलिए खाना भी नहीं बना पाई।
अरे नेहा कोई बात नहीं बेटा, बड़ी बहू ने खाना बना लिया है। मुझे भी समझना चाहिए था तुझे काम देने से पहले। तुम रात को खाने में छोले चावल और सांभर बना देना, और याद रखना कहीं ऐसा ना हो तुम सिर्फ बोलती रह जाओ और तुम्हारी जेठानी बाजी मार जाए। माँ जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपनी जेठानी और अपनी दोस्त को नहीं जीतने दूंगी। घर की जिम्मेदारी तो मुझे ही मिलेंगी। एक बार फिर से नेहा ने अपनी सास को पता नहीं चलने दिया कि उसे घर का कोई काम नहीं आता। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया। कांता अपनी दोनों बहुओं को रसोई का काम देकर मार्केट चली जाती है और एक बार फिर से नेहा कुकिंग मैगजीन लेकर खाना बनाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ काजल भी आराम से खाना बनाती है। नेहा बोल तो रही थी कि वो खाना बना लेगी, लेकिन उसने रसोई में आज तक तो कदम नहीं रखा, तो फिर खाना बनाना कब सीख गई? वैसे क्या पता, शादी से पहले आंटी ने उसे खाना बनाना सिखा दिया हो। एक बार देख के आती हूँ उसने खाना कितना बना लिया है। मेरा खाना तो बन ही चुका है। काजल का खाना बन चुका था, इसलिए वो ऊपर जाती है, जहाँ वो देखती है कि पूरी की पूरी रसोई फैली पड़ी है और नेहा के शरीर पर तो आटा भी चिपका हुआ है। नमक मसाले नीचे गिरे हुए हैं और बड़े ध्यान से नेहा मैगजीन पढ़ते हुए खाना बनाने की कोशिश कर रही है। हे भगवान नेहा, तुमने रसोई की क्या हालत बना रखी है, और खुद को देखो क्या हालत बना रखी है तुमने। काजल, काजल तुम प्लीज माँ जी को मत बताना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने उनसे बड़ी बड़ी बातें करी है। अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया ना तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगी, और मैं बहुत थक जाती है सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ते हुए। तुम तो जानती हो ना कि मैं कितनी आलसी हूँ। मैंने ये सब कभी नहीं किया। तुम्हारा सही है, तुम्हें आंटी ने सब सिखाकर भेजा है। कोई बात नहीं, मेरा खाना बन चुका है और माँ जी के आने से पहले मैं तुम्हारा भी खाना बना दूंगी। और मैं ना तुम्हें तुम्हारे ऊपर वाली रसोई में ना खाना बनाना सिखा दूंगी। तुम टेंशन मत करो, तुम्हारी सहेली हमेशा तुम्हारे साथ है। इस तरह काजल नीचे रसोई में जाकर राशन का सारा सामान ऊपर ले आती है और पहले वो रसोई को साफ करती है। फिर नेहा को खाना बनाकर दिखाते हुए खाना बनाना सिखाती है। कुछ देर बाद जब कांता अपनी दोनों बहुओं के हाथ का खाना खाती है तो उसे खाना बहुत पसंद आता है। देख रही हो माँ, तुम्हारी बहू ने देखो कितना अच्छा खाना बनाया है। मैंने तो सोचा ही नहीं था छोटी बहू, तूने जो बोला था वो कर दिखाया। इसलिए घर की जिम्मेदारियाँ मैं तुम दोनों को देती हूँ। और इस तरह घर की जिम्मेदारी दोनों सहेलियों को मिल जाती है। काजल नेहा को कुकिंग क्लासेस दे देती है और धीरे धीरे वो भी खाना बनाना सीख जाती है। सरला की बहू खुशी को घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना अच्छा लगता था, जिससे सरला भी तंग आ चुकी थी। एक रोज देर शाम सरला अपनी बहू से कहती है, बहू आज खाने में साग रोटी बना लियो, बहुत दिनों से घर में कुछ अच्छा नहीं बना है। अरे माँ जी भी ना हरी साग सब्जियाँ भी ऐसे खिलाती हैं जैसे हम कोई भेड़ बकरी है। अब भला माँ जी को कौन ही समझाए कि इन साग सब्जी से ऊपर भी एक दुनिया है। क्या हुआ बहू, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? जा भी अब खाने की तैयारी कर ले। अपनी सास के कहने पर खुशी किचन में खाना बनाने जाती है। ना जाने इनका साग और हरी सब्जी के नाम पर मुंह क्यों बन जाता है। ये नहीं खाएगा तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी, लेकिन इन्हें तो समझाना बस के बाहर है। अब क्या खाऊंगी मैं? सुबह भी माँ जी ने टिंडे बना दिए थे, भला ये भी कोई खाने की चीजें हैं, और अब शाम में साग उबाल रही हैं। ये सोचते हुए खुशी अपने पति सूरज को फोन लगाती है। सुनिए जी, आते वक्त मेरे लिए पिज्जा लेते आइएगा। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह तो आप भी जानते हैं ना, माँ जी ने टिंडे की सब्जी बनाई थी, और अब माँ जी के कहने पर साग बना रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए पिज्जा लेता आऊँगा, और कुछ खाना है तो बता दो। नहीं जी, बस पिज्जा ही काफी है। कल का भी नहीं पता है माँ जी क्या बनाने लगे। माँ जी के उम्र के हिसाब से तो यही हरी साग सब्जियाँ ठीक है, लेकिन अब माँ जी को कौन समझाए कि अभी हमारी उम्र ही क्या है। अब देर रात जब सरला खाना निकालने के लिए जाती है तो वो देखती है खाना जितना बना है उतना ही है। अब तक किसी ने साग को हाथ भी नहीं लगाया है। अब सरला अपनी बहू को आवाज लगाकर उसको बुलाती है। बहू तूने खा लिया? और सूरज ने भी खा लिया होगा? हाँ खा लिया माँ जी। और आपने खाया खाना क्या? बहू तो अब तू झूठ भी बोलने लग गई। मुझे सच सच बता, तूने खाने में क्या खाया है? वो माँ जी मैंने खाया नहीं है। आप तो जानती है ना कि मुझे साग सब्जी और हरी सब्जियों से कितनी नफरत है। बहू मैं तेरी थोड़ी ही दुश्मन हूँ। अगर तू ये खाना नहीं खाएगी तो तेरे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तू बता, आज तक कोई डॉक्टर बीमार होने पर ये कहता है कि आपको चाउमीन मोमोज या रोल खाना है? माँ जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मुझसे ना किसी भी हालत में ये टिंडे बैगन साग ये सब्जी नहीं खाई जाती।
लेकिन बहू तू समझने की कोशिश भी तो कर। मैं तुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? माँ जी, और आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। सरला अपनी बहू को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन उसकी बहू है जो कि सरला की बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। अब अगली सुबह सरला जब किचन में जाती है तो देखती है पिज्जा के खाली डिब्बे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो इसने रात में भी पिज्जा खाया है, तो भला इसे भूख कहाँ से लगेगी अब? माँ जी, आज के खाने में क्या बनाऊँ? आज के खाने में तो बहू फ्रिज में जो पनीर है ना, वही बना ले। सच में माँ जी, आज पनीर बनेगा? हाँ जी, वैसे आज कुछ है तो नहीं, कहीं आपका जन्मदिन तो नहीं है ना? अरे नहीं बहू, बस आज मेरा ही मन कर रहा था पनीर की सब्जी खाने का। अच्छा माँ जी, आपका मन होता है वही तो बनता आया है आज तक घर में। सरला अब जैसे ही किचन से निकलती है वैसे ही उसके घर विमला आ जाती है। अरे विमला, क्या बात है? बड़े ही दिनों बाद दिखी है, लगता है घर का रास्ता भूल गई है। अरे नहीं, तुझे तो पता है ना, 2 दिन से मैं यहाँ थी नहीं और मेरी बहू की तबीयत खराब थी तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल में थी। अरे मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। क्या हुआ तेरी बहू को वैसे? क्या बताऊँ सरला, पूरे दिन तो सिर्फ उसे बाहर का पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाना है। अब भला उसे कौन समझाए कि ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह होता है। लो, बीमार पड़ गई, डॉक्टर ने भी खून की कमी निकाल दी। विमला, मेरे घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मुझे तो किसी से कहते हुए भी नहीं बनता। अब बहू को समझाते हूँ तो उसे तो बात बुरी ही लग जाती है। अरे तेरी बहू का तो रोज का हो गया है, बाहर से ही ऑर्डर करती रहती है। उसे तो पिज्जा बहुत पसंद है। अब जब वो पिज्जा ही खाती है तो उसे वही खिला दे। अरे विमला, ये तू कैसी बात कर रही है? भला तू तो अपनी बहू को देख ही रही है ना। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तू अपनी बहू को पिज्जा खिला, लेकिन खुद बनाकर, जिसमें तू अपनी मर्जी की सब्जियां डाल सके। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी मेरी बहू को पिज्जा बहुत पसंद है, इसी बहाने उसे हरी साग सब्जी तो खिला पाऊंगी मैं। अब सरला देर शाम अपनी बहू को कहती है, आज बहू खाना मैं बनाऊंगी, तो तू आराम कर। जब खाना बन जाएगा तो मैं तुझे बता दूंगी। आज तो माँ जी ने खाना बनाया ना, तो पक्का मुझे ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। माँ जी के हाथों का खाने वाला तो बस 10 दिनों में ही निपट जाए। ना तो तेल, ना मिर्च, ना मसाला, बस उबाल कर खाना बना देती हैं। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर और कोई दूसरा काम देख ले। खुशी तो अपनी सास की बात मना करके अपने दूसरे कामों में लग जाती है। इधर सरला ढेर सारी सब्जियां काटती है और पिज्जा बनाने की तैयारियों में लग जाती है। माँ जी, क्या बना रहे हो आप वैसे? मैंने सोचा पूछ लूं माँ जी से आज खाने में क्या बनाया माँ जी ने। सब्र कर, खाने का समय होगा तो तुझे पता चल जाएगा कि खाने में क्या बना है। ना जाने माँ जी क्या बना रही है, बस एक खुशबू ही अच्छी आ रही है। खाना तो फिर भी वही उबला होगा ना, और बिना नमक का ही बना होगा। अब खुशी भी खाना बनाने का इंतजार करने लगती है। इधर सूरज भी ऑफिस से घर आ जाता है और आते ही खुशी से कहता है, खुशी, आज खाने में क्या बना है? मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। आज तो खाना माँ जी बना रही हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने खाने में क्या बनाया है। तो फिर तो पक्का आज माँ ने कुछ ऐसा बनाया होगा जिसे खाकर मैं 4 दिनों तक खाना ही नहीं खाऊंगा। अब जब सरला पिज्जा बनाने के बाद अपने बेटे और बहू को आवाज लगाती है तो सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे पता है। वैसे भी आपने बैगन या कद्दू ही बनाया होगा। अरे आकर देख तो, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या बनाया है, और बहू का ये तो फेवरेट है। अरे ऐसा क्या बना लिया माँ जी ने जो मेरा इतना फेवरेट है? अब जब हॉल में खाने के टेबल पर खुशी और सूरज आते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि सरला ने पिज्जा बनाया है। माँ जी, ये आपने बनाया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये आपने बनाया है। अरे अब देख क्या रहे हो, खाकर भी तो बताओ कि आखिर पिज्जा कैसा बना है। सरला पिज्जा तो अच्छा बनाती है, लेकिन पिज्जा में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियां डालती है, खास करके बैंगन। अरे माँ, पिज्जा तो बहुत ही टेस्टी बना है। क्या बात है माँ, आज तो मजा ही आ गया पिज्जा खाकर। माँ जी, इतना टेस्ट है ना इस पिज्जे में, क्या बताऊँ, मुझे तो खाकर ही मजा आ गया। सरला पिज्जे में तो ढेर सारी हरी सब्जियां डाल देती है, जिसे बड़े ही चाव से सूरज और खुशी खा भी लेते हैं। अभी यही मैंने ने कहा होता ना कि मैं बैंगन बनाने जा रही हूँ, तो ये मेरी जान खा जाते।
लेकिन पिज्जा के नाम पर कैसे खाए जा रहे हैं। एक बार अपनी माँ के बारे में भी नहीं पूछा जा रहा इनसे। अब सरला भी हर 2 दिन पर सब्जियों से भरा पिज्जा बनाकर अपने बच्चों को देने लगती है, खास करके अपनी बहू को। अब अगले ही रोज विमला सरला के घर आती है। अरे विमला, आ बैठ, अभी पिज्जा बना रही हूँ, खा कर जाना। अरे क्या बात है सरला, आज तूने कैसे पिज्जा बना लिया? तू तो अपनी बहू को पिज्जा खिलाने के खिलाफ थी। अभी तू पिज्जा खाते ही सब समझ जाएगी। तू रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे वाह सरला, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है तेरे पिज्जे में से। हाँ वो तो है विमला, अब खाकर बता कि कैसा बना है। विमला जैसे ही पिज्जा खाती है वैसे ही उसे तो सरला के हाथों का बना हुआ पिज्जा खाकर ही मजा आ जाता है। अरे सरला, क्या पिज्जा बनाया है, खाकर तो मजा ही आ गया। वैसे क्या सब डाला है तूने इसमें, जरा मुझे भी तो बता। देख, इसमें सबसे ज्यादा तो मैंने हरी सब्जी डाली है, लेकिन ये सबसे स्पेशल बैंगन का पिज्जा है। अरे सरला, बैगन की सब्जी को खाकर जितना बुरा लगता है उतना ही ये पिज्जा खाने में मजा आ गया। सूरज बहुत ही गरीब परिवार से था, जो कि अपनी छोटी बहन गीता और माँ मिताली के साथ रहता था। वो बच्चों को ट्यूशन देकर अपना घर चलाता। एक दिन शाम को जब वो घर लौट कर आता है, तभी उसकी बहन गीता उसके पास आती है। भैया आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ गए। क्या हुआ गीता, तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या, जो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ भैया, काम तो था। अब इसे काम बोलो या मेरी फरमाइश, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए। पहले चीज का नाम तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। अगर मेरे हद में होगा तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भैया मुझे अपने घर में बिरयानी दावत देनी है राखी पर। ये तुम क्या कह रही हो गीता, गरीब के घर में बिरयानी की दावत, किस खुशी में? मुझे पता था आप भूल जाएंगे। अब क्या भूल गया मैं गीता, साफ साफ बताओ। पहले आप वादा करो कि आप हमारे घर पर बिरयानी की दावत रखेंगे। जो चीज पॉसिबल ही ना हो उस चीज का मैं वादा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। गीता इतना कहकर सूरज को बिना पूरी बात बताए वहाँ से चली जाती है और सूरज अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसकी माँ मिताली बाजार से सब्जियाँ लेकर घर आती है और सूरज को सर पकड़े बैठे देखकर डर जाती है। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठा हुआ है? कुछ नहीं माँ, आपके घर में आपकी एक पागल लड़की है, उसी ने मेरे सर में दर्द कर रखा है और कुछ नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है उसे, जब से आया हूँ तब से एक बात ही लेकर मेरे पीछे पड़ गई है। अच्छा, अब क्या डिमांड है उस महारानी की? अब क्या बताऊँ मैं माँ आपको, मैडम की डिमांड है कि उन्हें अपने घर में बिरयानी की दावत देनी है, जैसे कि हम बहुत अमीर हों, हमारे पास कोई पैसों का पेड़ लगा हो, जहाँ से हम पैसे तोड़कर घर में बिरयानी की दावत रख दें। बेटा, इसमें उसकी गलती नहीं है, शायद तू भूल गया है, लेकिन उसके पिछले जन्मदिन पर तूने उसे बोला था कि उसे अगले जन्मदिन पर तो घर में बिरयानी दावत रखेगा। वो वही बोल रही होगी। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था, मैंने बेवजह उसको इतना सब कुछ सुना डाला। इसमें उसकी क्या गलती है, वो तो मुझे वही याद दिला रही थी जो मैंने ही उसे कहा था। लेकिन बेटा, इसमें गलती तेरी भी तो नहीं है। हम गरीब लोगों के लिए बिरयानी दावत बहुत बड़ी बात है, ये चीज हमारी औकात से बाहर है। पर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना माँ, मैं एक बार गीता से बात करके आता हूँ, बेचारी को बेवजह ही गुस्सा दिला दिया मैंने। सूरज इतना कहकर गीता के कमरे में जाता है और उसके आगे कान पकड़कर खड़ा हो जाता है। सॉरी गीता, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, इतना काम होता है उसी चक्कर में सब कुछ भूल गया। अपने भाई को माफ कर दो प्लीज। रहने दो भैया, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हर बार मेरा बर्थडे सबको याद रहे, ये जरूरी तो नहीं है ना। देख, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, अब इसमें इतना मुंह फुलाने की कोई जरूरत नहीं है, माफ कर दे मुझे। और बता, क्या कह रही थी तू जो बोलेगी वैसा ही होगा बिल्कुल। पक्का? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुझे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुझे जो कहना है बोल। भैया, इस बार राखी और मेरा जन्मदिन दोनों एक साथ ही एक ही डेट पर पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस दिन हमारे घर बिरयानी की दावत हो। थोड़ी रहीसी तो दिखनी चाहिए ना उस दावत में, मेरी सभी सहेलियाँ भी आएंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा तेरी इस विश को पूरी तरह से पूरी करने की। सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं और बीतते दिन के साथ राजू की बेचैनी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे अपनी बहन की बिरयानी दावत की डिमांड पूरी करनी थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और वो अपनी ट्यूशन की फीस लेने के लिए अपने स्टूडेंट के घर जाता है और उसके पिता राजन से बोलता है।
देखिए, आप पिछले 3 महीने से अपने बच्चों की फीस नहीं दे रहे हैं। आज मैं बिना फीस लिए नहीं जाऊंगा। ए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत हुई, तुम मुझसे पैसे मांगेगा, वो भी ऊंची आवाज में? जा, नहीं देता तेरे पैसे, क्या कर लेगा बे तू? ये क्या दादागिरी है? मैं आपसे उधार नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा हूँ, और उसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुझे कहा है ना, मैं अपने बेटे के पेपर के बाद तुझे पैसे दूंगा, अभी नहीं दूंगा मैं। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? नहीं, मुझे मेरी फीस आज ही चाहिए। मुझे पता है पेपर खत्म होने के बाद आपका काम निकल जाएगा, उसके बाद आप फीस देने नहीं आएंगे। प्लीज दे दीजिए, वरना मैं आपके बेटे को नहीं पढ़ाऊंगा। तेरी जुबान ना बहुत चलती है। अब तो मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा, देखता हूँ क्या कर लेगा तू। और मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी राजन अपने गुंडों को बुलवाकर सूरज को बहुत पिटवाता है और उसे उठवाकर घर से बाहर फेंकवा देता है। जैसे तैसे करके सूरज जख्मी हालत में अपने घर पहुंचता है और उसे जख्मी हालत में देखकर उसकी बहन और माँ दोनों रोने लगती हैं। ये क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, आप शांत हो जाइए, परेशान मत होइए। तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझे इतनी चोट लगी है, तेरा इतना खून निकल रहा है, और तू बोल रहा है कि मैं शांत रहूं? अरे माँ, थोड़ी सी तो चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। आप लोग रोना बंद कीजिए। लेकिन पहले आप सच बताइए भैया कि आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो मैं अपने एक स्टूडेंट के घर गया था फीस मांगने के लिए। उसका बाप थोड़ा गुंडे टाइप का था। वो पिछले 3 महीने से मेरी फीस नहीं दे रहा था। जब मैंने उससे फीस मांगी तो उसने फीस देने की जगह अपने गुंडे को बुलवाकर मुझे पिटवा दिया। पता नहीं ये अमीर लोग क्या समझते हैं अपने आप को। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ा कर, लेकिन तू मेरी एक नहीं सुनता है। कल को तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? माँ, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, मैं तो बस अपनी मेहनत की कमाई लेने गया था। अपने भाई को इतनी तकलीफ में देखकर और अपनी माँ को इतना दुखी देखकर गीता बहुत परेशान हो जाती है। भैया, आपको आज ही उनके घर जाने की जरूरत थी। जब आप इतने दिन रुक सकते हो तो कुछ दिन और रुक जाते। गीता, अगर मैं कुछ दिन और रुक जाता तो मैं अपनी बहन के घर में बिरयानी की दावत की डिमांड पूरी जरूर कर देता। वो तो अभी भी नहीं होगा भैया। कौन सा उसने आपको पैसे दे दिए? आज नहीं दिए तो कल जाऊंगा, कल नहीं तो परसों जाऊंगा। जब तक पैसे नहीं देगा तब तक जाता रहूंगा, क्योंकि एक ही जगह है जहाँ से पैसे मिलने के बाद हम गरीब के घर में बिरयानी की दावत पूरी हो सकती है। नहीं भैया, आपको इतनी तकलीफ देकर मुझे अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करवानी। मुझे किसी को कोई दावत नहीं देनी है। आपको मेरी कसम है, आज के बाद आप वहाँ नहीं जाएंगे। गीता इतना कहकर डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें अपने घर लाकर अपने भाई का इलाज करवाती है। उस दिन के बाद से बिरयानी दावत का नाम तक नहीं लेती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सूरज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने घर में बिरयानी दावत कैसे दी? जहाँ से पैसे आने की उम्मीद थी, वहाँ से आने की अब कोई भी कसर नहीं थी। समय बीतता है और राखी का दिन आता है। साथ ही गीता का जन्मदिन भी था। वो सुबह सुबह ही आरती की थाली लेकर अपने भाई के पास आती है। भैया, आप जल्दी से अपना हाथ दीजिए, मुझे आपको राखी बांधनी है। नहीं, मैं तेरा बिल्कुल भी अच्छा भाई नहीं हूँ। मैं तेरी एक छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाया। मुझे राखी बंधवाने का कोई हक नहीं है। भैया, आप ये सब छोड़िए और जल्दी से राखी बंधवाइए। मुझे कहीं और भी जाना है। और कहाँ जाना है? यही पास में एक लड़के के घर। मैं हर साल उसे राखी बांधती हूँ। उसकी कोई बहन नहीं है ना, इसीलिए। अपनी बहन की बात सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने भाई को राखी बांधकर गीता उसी लड़के के घर जाती है जिसके पिता ने उसके भाई को मारा था। रुक जाओ बेटा, मैं आज खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारे घर वालों से मिलूंगा। उन महान लोगों से मैं भी तो मिलूं जिन्होंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं कि मेरी लड़की ना होने के बाद भी तुमने मेरे बेटे को बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। राजन इतना कहकर गीता के घर पहुंचता है, जहां वो सूरज को देखकर दंग रह जाता है। तभी गीता राजन को अपने भाई और माँ से मिलवाती है। उनसे मिलकर राजन को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सबको सच बताकर सूरज से माफी मांगता है और उसे उसकी मेहनत की सारी कमाई देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सूरज बाजार जाकर बिरयानी का सामान लेकर घर आता है और अपने आसपास के लोगों को अपने घर में होने वाली बिरयानी की दावत देता है। थोड़ी देर में सभी लोग उसके घर आते हैं और उसके घर की बिरयानी खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह से आखिर में गरीब के घर बिरयानी की दावत हो ही जाती है।